वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज सिग्नल एंड सिस्टम में हम स्टडी करेंगे यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म एंड थ्योरम्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म, you will be able to describe initial value theorem and final value theorem. You will be able to find the solution of difference equation using Z transform. You will be able to explain transient state response and steady state response. So अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं, इस टॉपिक से आप थ्योरिकल टाइप के, न्यूमेरिकल टाइप के, लॉन्ग टाइप के, शॉर्ट टाइप के एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस टॉपिक की अदर सब्जेक्ट्स पे इंपॉर्टेंस की बात करूं, यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म आपका हर एक जगह यूज होगा जहां पर आपको डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करने हैं। चाहे आप मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे आप डीएसपी की बात करें, तो हर एक जगह जहां भी डिफरेंस इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं वहां पर आपका यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म ही यूज होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट रिस्पांस और ट्रांजिएंट रिस्पांस की, तो डिस्क्रीट टाइम में जब भी आपको एनालिसिस करना हो फाइनल रिस्पांस का या टाइम वेरिंग रिस्पांस का, आप इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म होता क्या है, सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं। यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म बिल्कुल सेम है जैसा आपने स्टडी किया था यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहां पर यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। उससे हम समझेंगे कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे बाइलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म, या जिसे हम बाय डिफॉल्ट जेट ट्रांसफॉर्म ही बोलते हैं, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि आपको यूनिलैटरल यूज करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं xn इज इक्वल टू 1 का। ठीक है, तो xn इक्वल टू 1 के लिए अब हमें यहां पर बाइलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो हम अगर यहां पर xz फॉर्मूला यूज करें तो n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी xn z की पावर माइनस n, ये हमारा फॉर्मूला होता है बाइलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म का। तो यहां पर समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी xn, तो xn हमारा क्या है 1 z की पावर माइनस n। तो जब आप इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर कि एक जीपी सीरीज है आपकी। जीपी सीरीज तो आपकी बन रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर, अगर आप देखेंगे जब आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे z की पावर माइनस n है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा n की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर z की पावर माइनस n। तो जब आप n की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे, मींस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका इंफिनिटी, क्योंकि z की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। और फिर डैश 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 करके आप लिख सकते हैं n की वैल्यू 0 पर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाई जेड, एन की वैल्यू 1 पर, फिर 1 बाई जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपकी ये है कि जो जीपी सीरीज, जो इन्फिनाइट टर्म्स की जो जीपी सीरीज का जो समेशन होता है, वो हमने बहुत बार पढ़ रखा है, वो होता है आपका a अपॉन 1 माइनस आर। बेसिकली a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो a जो फर्स्ट टर्म है वो यहां पर इंफिनिटी आ रहा है, तो आंसर ही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं 1 का जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं तो वो इंफिनिटी आ रहा है। क्या इंफिनिटी आंसर पॉसिबल है, क्या यह आंसर सही है? हम एक और अप्रोच यूज करते हैं 1 का जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, अगर मैं बाइलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म ही कैलकुलेट करूं 1 का, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है ऑपरेशन ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कि 1 को आप लिख सकते हैं un प्लस u ऑफ माइनस n माइनस 1। ठीक है ना, ये आपका क्या बन जाता है कंप्लीटली 1। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने u ऑफ माइनस n माइनस 1 सबके जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रखे हैं। तो un का जेट ट्रांसफॉर्म हमने क्या निकाला हुआ है, z अपॉन z माइनस 1। u ऑफ माइनस n माइनस 1 का जेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, माइनस z अपॉन z माइनस 1। तो अब अगर आप देखेंगे आंसर, तो आप बोलेंगे आंसर तो 0 आ रहा है, लेकिन पिछली अप्रोच से आंसर क्या आ रहा था, इंफिनिटी आ रहा था। तो फिर कौन सा आंसर सही है, या दोनों ही गलत हैं? तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है हमारा, देखिए जो आपने
पहला z अपॉन z माइनस वन लिखा है वो आपने un का लिखा है, ठीक है। तो un क्या है आपका कॉजल सिग्नल। कॉजल सिग्नल के आरओसी क्या होती है, ग्रेटर देन पोल वैल्यू, मॉड ऑफ पोल वैल्यू। यहां पर मॉड ऑफ पोल वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो आरओसी क्या होती है आर ग्रेटर देन 1। नाउ जो आपका सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है आपका u ऑफ माइनस एन माइनस वन, दैट मीन्स ये आपका एंटी कॉजल टर्म है। तो यहां पर आरओसी आप क्या लिखते हैं, लेस देन पोल वैल्यू, मॉड ऑफ पोल वैल्यू, तो आर लेस देन 1। तो यहां पर अगर आप देखेंगे आर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, आर लेस देन 1 आ रहा है, तो कॉमन आरओसी पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा, नो कॉमन आरओसी, ठीक है। और हमने बहुत बार पढ़ रखा है लाप्लास और जेड ट्रांसफॉर्म में, जब भी कॉमन आरओसी नहीं होती है तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म इज नॉट डिफाइंड। तो एक्चुअल में ना तो आंसर 0 है और ना ही आंसर इंफिनिटी है, आंसर है कि जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइंड ही नहीं है। तो अब अगर हमें 1 या किसी भी कांस्टेंट का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो, जो कि हमें बहुत सारे इक्वेशंस में निकालना होता है, तो हम करें क्या। तो इसीलिए हम एक और जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली जो यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म है उसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारी, उसकी डेफिनेशन होती है जेड समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एक्स एन जेड की पावर माइनस n। तो ये बेसिकली आपका क्या शो करता है, यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म। तो यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म में अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डेफिनेशन को, तो यहां पर आप लिमिट ले रहे हैं 0 टू इंफिनिटी, बायलैटरल में आपने लिमिट लिया था माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। सो बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं एक तरीके से कि यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म में आपको एक्सएन एन की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो प्रेजेंट होगा वो कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना। दैट मीन्स आपके लिए ऑटोमेटिकली एक्सएन यहां पर क्या बन गया, कॉजल सिग्नल बन गया। क्लियर। सो यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म का जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो 1 या किसी भी कांस्टेंट का जेड ट्रांसफॉर्म निकालने में ही है, या आप बोल सकते हैं ऐसे जेड ट्रांसफॉर्म जिनके लिए कॉमन आरओसी नहीं बन पाती है, नो कॉमन आरओसी, ठीक है। तो उनके लिए आप हमेशा क्या यूज करो, यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जब भी आपकी कॉमन आरओसी ना बन पाए। तो इसका मेन यूज आपका यहीं पर है। नाउ अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म को एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि डिफाइंड फॉर कॉजल सिग्नल, ठीक है ना। मींस आप ऑलवेज कॉजल सिग्नल के लिए ही यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, जो उसका नॉन कॉजल पार्ट है या एंटी कॉजल पार्ट है उसे आप कंसीडर ही नहीं करते हो, ठीक है। इसलिए आरओसी कभी डबल साइडेड नहीं आती, आरओसी ऑलवेज क्या आती है, सिंगल साइडेड, आर ग्रेटर देन। इसलिए यहां पर आरओसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ऑलवेज आर ग्रेटर देन ही लिखना है, ठीक है। नाउ यहां पर अब अगर हम 1 का कैलकुलेशन करें यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म, तो आप देखिए क्या हो जाएगा आंसर हमारा। तो xn इक्वल टू 1 है, यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी xn दैट इज 1 z की पावर माइनस n। तो अब अगर आप यहां पर समेशन को ओपन करें तो n की वैल्यू 0 पे फर्स्ट टर्म मिलेगा दैट इज 1, देन n की वैल्यू 1 पे मिल जाएगा 1 बाई जेड, देन 1 बाई जेड स्क्वायर, देन 1 बाई जेड क्यूब एंड सो ऑन। तो अगेन जीपी सीरीज का जो समेशन होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ए हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म जो कि क्या है 1, और आर क्या होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मीन्स सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, हमेशा सेम आएगा, आप देख सकते हैं, तभी तो ये जीपी सीरीज है। तो सेकेंड टर्म 1 बाई जेड डिवाइड बाय 1 कितना होगा 1 बाई जेड, थर्ड टर्म 1 बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाई जेड कितना हो जाएगा 1 बाई जेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई जेड, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा z अपॉन z माइनस 1। तो बेसिकली ये होता है हमारा 1 का यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म। अगर आप ध्यान से इसे देखें या आंसर को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि un का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता था बाइलेटरल में, ठीक है, वही सेम आंसर है यहां पर z अपॉन z माइनस 1, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1
वन कहां से कहां तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। un कहां से कहां तक होता है, जीरो से इन्फिनिटी तक। यूनिलैटरल में आप कर क्या रहे हो, आप ले तो वन रहे हो, लेकिन आप लिमिट कहां से कहां ले रहे हो, जीरो टू इन्फिनिटी। तो इनडायरेक्ट वे में आप un ही ले रहे हो, ठीक है। तो यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म मींस एंटी कॉजल पार्ट को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ कॉजल पार्ट को आपको कंसीडर करना है। सो आई होप आपको ये यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्यों यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला क्या है, यहां पर आरओसी किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। नाउ यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद अब हमें यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टडी करने हैं, जो कि है हमारे इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम सबसे पहले हम यहां पर स्टडी करेंगे। सेम थ्योरम हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी, यूनिलैटरल लाप्लास में भी स्टडी किया था। तो क्या होता है हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम। सो यहां पर देखिए ध्यान से, देखिए अगर आपको x0 निकालना है, स्मॉल x0, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू 0 xn। तो यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन क्या है कि आप जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके भी स्मॉल x0 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी xz। सो इस थ्योरम का मेन यूज कहां पर है, इस थ्योरम का मेन यूज वहां पर है जहां पर आपको xn का जेड ट्रांसफॉर्म xz गिवन हो, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा हो xn की इनिशियल वैल्यू, दैट मींस xn एट n टेंड्स टू 0। तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन क्या बचता है कि आप xz का इनवर्स ले लीजिए। xz का इनवर्स लेने के बाद आपको xn मिल जाएगा, लेकिन आपने देखा ही है इनवर्स के मेथड्स कितने लॉन्ग मेथड होते हैं। तो अगर आप इनवर्स लेने के लिए जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास एक और अल्टरनेटिव क्या है, वो ये है कि आप सीधा ही xz का ही यूज करके xn की इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, xz में z की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करनी होगी। ध्यान रखिएगा इनिशियल वैल्यू xn की निकलेगी, इससे आप xz की कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आपकी वैल्यू xn कैलकुलेट हो रही है, इनिशियल वैल्यू। तो यहां पर अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो देखिए, मान लीजिए आपको xz गिवन है z माइनस 1, z माइनस 0.5, z माइनस 0.8 और न्यूमरेटर में एक और वैल्यू ले लीजिए z माइनस 2, ठीक है। और आपको बोला गया है कि xn की इनिशियल वैल्यू निकालिए, दैट मींस आपको बोला गया है स्मॉल x0, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इनिशियल वैल्यू थ्योरम का आप यूज करेंगे। तो आप देखिए यहां पर जैसे ही आप x0 लिखेंगे, x0 इक्वल टू, तो आपको क्या लिखना होगा, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी xz। xz आपका क्या है, यहां पर आप लिख दीजिए z माइनस 1, z माइनस 2, z माइनस 0.5, z माइनस 0.8। तो यहां पर आपको पता ही है कि वैल्यू डायरेक्ट इंफिनिटी आप पुट नहीं कर सकते हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जिसकी वैल्यू आपको इंफिनिटी पुट करनी है उसकी हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी होती है। तो यहां पर आपको z की वैल्यू इंफिनिटी पुट करनी है, तो z की हाईएस्ट पावर आप कॉमन लेंगे। तो न्यूमरेटर में भी z इंटू z स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर z स्क्वायर बन सकता है। तो अगर आप न्यूमरेटर से z स्क्वायर कॉमन ले लें, मीन्स एक z आप कॉमन ले लीजिए z माइनस 1 से, एक z कॉमन ले लीजिए z माइनस 2 से, तो कितना बचेगा, 1 माइनस 1 बाई z, 1 माइनस 2 बाय z। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर से भी z स्क्वायर कॉमन ले लें, क्योंकि यहां पर भी हाईएस्ट पावर z स्क्वायर बनेगी, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय z, 1 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय z। तो x0 जो है हमारा z स्क्वायर कैंसल, तो लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना बच जाएगा, 1 माइनस 1 बाय z, 1 माइनस 2 बाय z, 1 माइनस 0.5 बाय z और 1 माइनस 0.8 अपॉन z। तो यहां पर जैसे ही अब आप z की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे, हमें पता है 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो आपका आंसर क्या बच जाएगा, 1।
तो इस तरीके से आप बड़े आराम से इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम आपका कब वैलिड नहीं होगा, तो आप ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक्स जेड इज इक्वल टू z माइनस वन इंटू जेड माइनस टू डिवाइडेड बाय z माइनस 0.5, और आपको बोला है यहां पर कि x0 निकालिए, इनिशियल वैल्यू ऑफ xn। तो देखिए जैसे ही आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे x0 के लिए, तो लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे आप, और z माइनस वन, z माइनस टू, z माइनस 0.5 ये हमने लिख दिया यहां पर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, तो न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट पावर कॉमन निकालनी है आपको, जेड स्क्वायर है, लेकिन डिनोमिनेटर से क्या निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ जेड। तो होगा क्या, लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी, जेड स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस वन बाई जेड, 1 माइनस टू बाय जेड, और डिनोमिनेटर में जब आप z कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.5 अपॉन जेड। अब आप देखिए एक एक z तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका न्यूमरेटर में एक z बच जाएगा। जैसे ही आप z टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे, ये जो 1 बाई जेड वाले टर्म है वो तो सारे जीरो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि न्यूमरेटर में एक z है एक्स्ट्रा, जिसके कारण से आंसर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो यहां पर सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पावर्स जो थे वो सेम थे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में न्यूमरेटर का जो पावर है आपका वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर पावर। सो यहां पर जो हमारा कंक्लूजन होगा ओवरऑल, कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम आपका वैलिड होगा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम विल बी वैलिड इफ न्यूमरेटर पावर, जो आपका न्यूमरेटर पावर है वो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। सो न्यूमरेटर पावर लेस देन इक्वल टू डिनोमिनेटर पावर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि न्यूमरेटर का जो पावर होना चाहिए z का, वो लेस देन इक्वल टू हो डिनोमिनेटर पावर। देखिए लेस होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, लेकिन अगर ग्रेटर हो गया तो आंसर इंफिनिटी आ जाएगा, और इंफिनिटी वैलिड नहीं है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। सो आई होप आपको ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं एक्सएन की इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ जो नेक्स्ट थ्योरम हमें स्टडी करना है वो है फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हमारा क्या होता है, देखिए जैसा नाम से ही क्लियर है, ऑलरेडी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्टडी भी कर चुके हैं। फाइनल वैल्यू मींस एक्सएन की फाइनल वैल्यू, दैट मींस आप बोल सकते हैं एक्स ऑफ इंफिनिटी, या आप ये भी बोल सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सएन इज इक्वल टू, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्जेट का यूज करके। तो ये होता है लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z इनवर्स एक्स जेड, ये हमारा होता है फाइनल वैल्यू थ्योरम। नाउ ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है z टेंड्स टू 1 माइनस z इनवर्स एक्स जेड, देखिए इसको थोड़ा सा हम लेस कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं इसे। आप देखिए लिमिट z टेंड्स टू 1, तो यहां पर अगर आप देखेंगे 1 माइनस जेड इनवर्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस वन बाई जेड। नाउ लिमिट z टेंड्स टू 1, अब आप देखिए इसे लिख सकते हैं z माइनस वन डिवाइडेड बाय z इंटू एक्स जेड, ठीक है। अब एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझिएगा, ये जो z माइनस वन अपॉन जेड है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सिर्फ इसको ध्यान से देखिए, ये टर्म z माइनस वन डिवाइडेड बाय z। तो इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए अगर जो आपका xz है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उस xz में अगर डिनोमिनेटर में z माइनस वन अवेलेबल है, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा, डिनोमिनेटर में अगर z माइनस वन अवेलेबल है तो z माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो z की वैल्यू 1 पुट करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस वन 0। तो ये डिपेंड करेगा कि एग्जैक्ट के डिनोमिनेटर में z माइनस वन है कि नहीं है।
तो जब तक आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा तब तक आप z इक्वल टू 1 z-1 में पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पुट कर देंगे, जैसे अगर आप अभी पुट कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला ही जीरो हो जाएगा, तो वो एग्जैक्ट पे डिपेंड करेगा। क्लियर? लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर वाले z को देखें ध्यान से, तो डिनोमिनेटर वाले z में अगर आप z की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 हो जाएगा वो डिनोमिनेटर में। अब अगर मान लीजिए एग्जैक्ट में न्यूमरेटर में कोई z अवेलेबल है, ठीक है, न्यूमरेटर में अगर एग्जैक्ट में कोई z अवेलेबल होगा तो z z कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद भी वो क्या होगा, 1 ही होगा। तो एग्जैक्ट में अगर न्यूमरेटर में z अवेलेबल है तब z z कैंसिल होके 1 होगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो z z कैंसिल नहीं होगा, तो z टेंड्स टू 1 पुट करने पर वापस से वो 1 ही आने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस फॉर्मूले में इस डिनोमिनेटर वाले z की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप फॉर्मूला जो है इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 एग्जैक्ट। क्लियर अच्छे से? सो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसका अब हम यूज देखते हैं। तो देखिए, सपोज करिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपको एग्जैक्ट गिवन है z-2 z-3 z-0.8 और z-1, ठीक है। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपली x इंफिनिटी कैलकुलेट करेंगे अपने फॉर्मूले का यूज करके। तो देखिए x इंफिनिटी क्या हो जाएगा आपका, लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 इंटू एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट आप लिख दीजिए z-2 z-3 z-0.8 और z-1। तो z-1 z-1 कैंसल, जैसा मैंने आपको बोला था। नाउ यहां पर अब अगर आप z की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 - 2 न्यूमरेटर में क्या बचेगा, -1, देन 1 - 3 -2 और 1 - 0.8, ठीक है। ये कितना बच जाएगा आपका 0.2, तो ये हो जाएगा 2/0.2। क्लियर अच्छे से? तो यहां पर आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा 10। सो ये जो आपका आंसर आया है 2/0.2 का, सो इस आंसर से क्या हम ये बोल सकते हैं, इस आंसर को सिर्फ देखकर, कि ये हमारा जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है वो करेक्ट है, या हम यहां अप्लाई कर सकते थे? क्या और कोई कंडीशन होगी फाइनल वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड? यस, कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कंडीशन को समझने के लिए भी मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं। देखिए, यहां पर मान लीजिए आपका एग्जांपल है एग्जैक्ट अपॉन एग्जैक्ट की वैल्यू आपको दी हुई है z/z-2, ठीक है, ये आपको वैल्यू दी हुई है। तो यहां पर अब अगर आप कैलकुलेशन चालू करेंगे तो आपका जो x इंफिनिटी है वो कितना हो जाएगा, x इंफिनिटी हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 z/z-2। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट में z-1 का कोई टर्म नहीं था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें, देखिए मैंने यहां पर बहुत इजी एग्जैक्ट लिया था ताकि आप कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएं। एग्जैक्ट चूंकि बहुत इजी है, z/z-2 है, इसका एक्शन हमें ऑलरेडी पता है। तो इसका अगर मैं एक्शन यहां पर लिख लूं तो ये क्या होता है, 2 की पावर n un, ठीक है। आपको पता है आप कॉजल सिग्नल के लिए स्टडी कर रहे हैं, यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म स्टडी कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 2 की पावर n un। तो यहां पर अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो ये तो ओरिजिनल एक्शन है आपका, ऑब्वियस सी बात है हमें एक्शन निकालना है n टेंड्स टू इंफिनिटी पर, तो इससे ज्यादा करेक्ट आंसर तो हमें कहीं से नहीं मिल सकता अगर हमारे पास डायरेक्टली एक्शन का इक्वेशन हो तो यहां पर मैं अगर x इंफिनिटी पुट करूं तो 2 की पावर इंफिनिटी u इंफिनिटी, तो ऑब्वियस सी बात है u इंफिनिटी तो 1 होता है, लेकिन 2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, इंफिनिटी। तो अब अगर आप ये दोनों आंसर को चेक करें या कंपेयर करें दोनों आंसर को, तो थ्योरम यूज करने से आंसर आ रहा है 0, लेकिन एक्चुअल एक्शन में n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करने से आंसर आ रहा है इंफिनिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्चुअल एक्शन है वही आपको करेक्ट आंसर दे रहा होगा, तो जो थ्योरम है यहां पर वो रॉन्ग प्रूव हो रहा है। तो
कब आपका थ्योरम सही होगा, कब आपका थ्योरम रॉन्ग होगा, कब आप थ्योरम यूज कर सकते हैं, कब आप थ्योरम यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि ऑल द पोल्स ऑफ xz into z minus 1 should lie inside यूनिट सर्कल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सारे के सारे पोल जो है xz इंटू जेड माइनस वन के, सिर्फ xz के नहीं, शुड लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। अगर वो यूनिट सर्कल के अंदर नहीं है तो आप बोलेंगे कि आप फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज नहीं कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट को हमेशा माइंड में रखिए, जब भी आप फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज नहीं कर सकते हैं दैट मींस आपका आंसर इन्फिनिटी ही होगा। मैक्सिमम चांस यही है, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा। ठीक है, तो यहां पर अब अगर हम देखें लास्ट क्वेश्चन में जो आपने ये लिखा था z माइनस वन इंटू एक्स जेड, तो इसका पोल कितना था, z इक्वल टू 2 था, आप देख सकते हैं। तो क्या z इक्वल टू 2 यूनिट सर्कल में लाई करेगा? यूनिट सर्कल मीन्स क्या, रेडियस 1, तो z इक्वल टू 2 तो रेडियस 1 के बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम वैलिड ही नहीं था, आपने ऐसे ही लगा दिया, इसलिए आंसर क्या है आपका, रॉन्ग आ गया। क्लियर? अगर आप लास्ट क्वेश्चन को देखें तो z माइनस वन इंटू एक्स जेड के, ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है, या आप बोल सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो पोर्शन है आपका, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका पोल आ रहा है एक्स जेड इंटू जेड माइनस वन का, वो आ रहा है z इक्वल टू 0.8। तो ये पोल आपका कहां है, इनसाइड द यूनिट सर्कल है, 1 से लेस है। इनसाइड द यूनिट सर्कल मींस क्या, पोल की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तो 1 से कम था पोल की वैल्यू, इसलिए आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइनल वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये फाइनल वैल्यू थ्योरम और कब हमें इसे यूज करना है और कब इसे यूज नहीं करना है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करना है वो करना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन एंड ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। दोनों ही एक ही टॉपिक है आपके। आपको जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा किसी भी डिफरेंस इक्वेशन का, और उसके बाद आपको सेपरेट करना होगा ट्रांजिएंट पार्ट को और स्टेडी स्टेट पार्ट को। ठीक है, सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, बेसिकली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की नीड होगी जो यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है। सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, देखिए अगर हमें डिफरेंस इक्वेशन दैट इज एक्स एन और वाई एन के जो टर्म्स होंगे उनका अगर जेड ट्रांसफॉर्म लेना है सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चाहिए जो कि है आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने बायलैटरल में भी स्टडी की है, हमें यहां पर अब यूनिलैटरल में भी देखनी होगी। सो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वो होती क्या है? तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमने एनालिसिस की थी इन केस ऑफ बायलैटरल, वो हमने क्या स्टडी की है? वो हमने स्टडी की है कि अगर एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है तो एक्स एन माइनस एन नॉट का जेड ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है जेड की पावर माइनस एन नॉट एक्स जेड। ठीक है, हमें बेसिकली यहां पर डिले वाली प्रॉपर्टी चाहिए, माइनस वाली। सो ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है बायलैटरल में। अब अगर हम बात करें यूनिलैटरल की, तो जैसे देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या हुआ था, यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जब भी आप यूनिलैटरल लेते हैं तो होता क्या है कि आप लिमिट लेते हैं 0 टू इंफिनिटी, तो 0 की जो पहले वाली कंडीशन होती है वो आप स्किप कर देते हैं, लेते नहीं है, तो वो क्या कहलाती है आपकी इनिशियल कंडीशन। जैसा हमने लाप्लास में इनिशियल कंडीशन का कंसेप्ट देखा था, यहां भी सेम आपका इनिशियल कंडीशन का कंसेप्ट आएगा। तो आप देखिए यहां पर, तो सेम प्रॉपर्टी अगर हम लिखें यूनिलैटरल में, तो एक्सएन का यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म अगर एक्स जेड है तो एक्स एन माइनस एन नॉट का यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है, इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक्स एन माइनस वन, तो एक्स एन माइनस वन का हमारा होता है जेड इनवर्स एक्स जेड, ये होता है बायलैटरल। उसके बाद अब आपकी आएगी
इनिशियल कंडीशंस, तो ये होगा प्लस एक्स माइनस वन, दैट मीन्स एक्सएन की इनिशियल कंडीशन, एक्सएन एट एन इक्वल टू माइनस वन। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन में अगर वैल्यू गिवन नहीं है दैट मीन्स आप जीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जांपल देखिए एक्स एन माइनस टू का, एक्स एन माइनस टू में z माइनस टू एक्स जेड प्लस z माइनस वन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा n माइनस थ्री के लिए, n माइनस फोर के लिए। तो आप n माइनस एन नॉट के लिए क्या लिख सकते हैं, इसे n माइनस एन नॉट के लिए आप लिख सकते हैं z की पावर माइनस एन नॉट एक्स जेड, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो आपने n माइनस टू के लिए लिखा था, पहले आपकी पावर क्या थी, माइनस टू थी, ठीक है। उसके बाद माइनस टू में आपने प्लस वन किया, तभी पावर क्या हो गई, माइनस वन। तो आगे आप क्या लिख सकते हैं, z माइनस एन नॉट प्लस वन एक्स ऑफ माइनस वन, फिर आप आगे लिखेंगे z माइनस एन नॉट प्लस टू एक्स ऑफ माइनस टू एंड सो ऑन, आप चलते चले जाएंगे। क्लियर अच्छे से। तो ये हमारा होता है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इस टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद अब हम फोकस करेंगे डिफरेंस इक्वेशन पर, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर मैं अब एग्जांपल लूंगा, डिफरेंस इक्वेशन और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इन दोनों का कंसेप्ट अब आप यूज भी करेंगे और समझेंगे भी। तो देखिए हमारा एग्जांपल क्या है, हमारा यहां पर एग्जांपल है y n माइनस टू प्लस 3y n माइनस वन माइनस 2yn is equal to 6xn minus 1 plus 2xn, ठीक है। ये हमें एक डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है, साथ ही साथ हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है यहां पर। तो हमें इनिशियल कंडीशन यहां पर दी हुई है x ऑफ माइनस वन इक्वल टू वन, y ऑफ माइनस वन इक्वल टू टू और y ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये हमें इनिशियल कंडीशन यहां पर गिवन है। अब हमें बोला क्या गया है, देखिए हमें बोला गया है कि हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर इनिशियल कंडीशन का यूज करना आना चाहिए। इनिशियल कंडीशन के थ्रू आपको जेट ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन आना चाहिए और जेट ट्रांसफॉर्म के कैलकुलेशन के थ्रू आपको फिर ट्रांसफर फंक्शन निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। लास्ट में आपको क्या करना होता है, ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेने के बाद आपको लेना होता है इनवर्स, ठीक है। इनवर्स हमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, इनवर्स हम बहुत बार बहुत सारे मेथड्स का यूज करके देख चुके हैं। तो हमारा यहां पर मेन कंसर्न जो रहेगा वो इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म निकालना नहीं होगा। हमारा यहां पर मेन कंसर्न जो होगा वो डिफरेंस इक्वेशन का जेट ट्रांसफॉर्म हम कैसे लेते हैं और यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये लर्न करना होगा। तो आप देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसा स्टैंडर्ड नोटेशन है कि xn आपका इनपुट है और yn आपका आउटपुट है। तो अगर हम जेट ट्रांसफॉर्म लेते हैं इस डिफरेंस इक्वेशन का, तो आप देखिए पहला टर्म क्या है, yn माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा z माइनस टू yz, देन आपका क्या होता है प्लस z माइनस वन y ऑफ माइनस वन प्लस y ऑफ माइनस टू, ये हमारा फर्स्ट टर्म का निकल गया जेट ट्रांसफॉर्म। देन प्लस थ्री के साथ आप देखिए क्या क्या है, yn माइनस वन है, दैट मीन्स z इनवर्स yz प्लस y माइनस वन। नेक्स्ट टर्म है हमारा माइनस टू yn, सो माइनस टू yz। नेक्स्ट टर्म इक्वल के बाद जो है हमारा 6xn माइनस वन, दैट मीन्स xn माइनस वन का क्या होगा, z इनवर्स xz प्लस x माइनस वन। नाउ एट लास्ट हमारा क्या है टर्म, प्लस टू xz। क्लियर अच्छे से। तो ये हमने सारा का सारा टर्म यहां पर लिख लिया इन जेड डोमेन। नाउ यहां पर अब अगर हम इनिशियल कंडीशंस पुट कर दें
तो आपको बताइए y माइनस वन आपका कितना है 2, y माइनस 2 0 है और x माइनस वन कितना है 1 है। तो आप देखिए क्या क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा z माइनस 2 वाई जेड, देन y माइनस वन कितना है 2, सो प्लस 2 z इनवर्स, y माइनस 2 0 पुट कर दीजिए, देन प्लस 3 z इनवर्स वाई जेड प्लस y माइनस वन, सो y माइनस वन आपका 2 है और बाहर आपका कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 6। नाउ नेक्स्ट माइनस 2 वाई जेड इक्वल टू में हमारा क्या क्या है 6 z इनवर्स एक्स जेड, देन x माइनस वन कितना है 1, सो प्लस 6 एंड लास्ट टर्म प्लस 2 एक्स जेड। तो यहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो वाई जेड आप देखेंगे कि z माइनस 2 के साथ है, 3z इनवर्स के साथ है और माइनस 2 के साथ है। तो आप सबसे पहले yz कॉमन ले लीजिए। तो yz अगर आप कॉमन लेते हैं तो z माइनस 2 प्लस 3z इनवर्स एंड एट लास्ट माइनस 2। अब yz को कॉमन लेने के बाद जितने टर्म बच गए उसको आप राइट साइड भेज दीजिए। तो अगर आप देखेंगे यहां पर yz को कॉमन लेने के बाद एक आपका बच रहा है 2z इनवर्स, तो यहां जाके हो जाएगा माइनस 2z इनवर्स, ठीक है। एक टर्म आपका बचा हुआ है यहां पर प्लस 6, आप देख सकते हैं 2z इनवर्स और 6 वाला टर्म, तो यहां जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस 6। क्लियर अच्छे से। नाउ इसके अलावा जो टर्म ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हें आप देख लीजिए। तो यहां पर आप एक और पॉइंट देख सकते हैं कि प्लस 6 भी अवेलेबल है आपका, तो माइनस 6 प्लस 6 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा प्लस 6z इनवर्स एक्स जेड प्लस 2 एक्स जेड, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हमने यहां पर लिख लिए हैं। नाउ ये सारे टर्म्स लिख लेने के बाद अब आप देखिए, अगर मैं यहां पर 6 माइनस 6 कैंसिल कर दूं और जो वाई जेड के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है उसे अगर मैं राइट साइड ले जाकर डिवाइड कर दूं तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, वाई जेड इक्वल टू देखिए माइनस 2z इनवर्स डिवाइडेड बाय z माइनस 2 प्लस 3z इनवर्स माइनस 2 प्लस यहां पर आपको मिल जाएगा 6z इनवर्स प्लस 2 एक्स जेड डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 3z इनवर्स माइनस 2। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर बेसिकली हमने किया क्या, हमने डिफरेंस इक्वेशन का जेड ट्रांसफॉर्म लिया, उसके बाद हमने इनिशियल कंडीशंस का यूज किया। अब अगर आप देखेंगे तो वाई जेड आपको 2 टर्म्स में मिल गया है यहां पर, बेसिकली एक टर्म ये है और एक टर्म आपका ये है। तो अगर आप देखेंगे कि एक टर्म में तो आपका इनपुट है लेकिन एक टर्म में इनपुट नहीं है, तो जो पहला टर्म है उसके रेस्पेक्ट में जो आप वाई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो वाला वायन आपका कहलाएगा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, जो हमने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी, ZIR जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। आपको हमेशा ऐसा बोलना है कि जो प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म में इनपुट प्रेजेंट नहीं है तो आप बोलेंगे जीरो इनपुट। सेकेंड टर्म में अगर आप देखेंगे तो इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, इनिशियल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेट। तो यहां पर हमने क्या बोला हुआ है, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। सो जो आप वायन निकालेंगे वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, वायन आपका इक्वल हो जाएगा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स के। क्लियर। सो जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, हमारा यहां पर जो पर्पस है वो इनवर्स जेड निकालने का नहीं है, हमारा यहां पर पर्पस अंडरस्टैंडिंग का है कि जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या होता है, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है। तो आप देखिए ये जो आपका जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है जो कि आपको इनिशियल कंडीशन के कारण मिलता है उसे आप कहते हो ट्रांसिएंट, ठीक है। और जो आपका जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है जो आपको इनपुट के कारण मिल रहा है उसे आप कहते हो स्टडी स्टेट। तो इस तरीके से आप ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट का कंसेप्ट भी बड़े आराम से समझ सकते हो। तो ये सिर्फ एक वर्ड्स हैं और कुछ नहीं, कंसेप्ट आपका यही है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। क्लियर अच्छे से। तो इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो।
तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली आज हमने यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म स्टडी किया। हमने ये लर्न किया कि क्यों हमें यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म चाहिए। उसके साथ ही साथ हमने इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम स्टडी किया, एग्जांपल्स देखे, और हमने ये भी देखा कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम आपका कब वैलिड होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम आपका कब वैलिड होगा। इसके साथ ही साथ हमने डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा। हमने ये देखा कि जीरो इनपुट रिस्पांस किसे बोलते हैं, जीरो स्टेट रिस्पांस किसे बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस किसे बोलते हैं, स्टडी स्टेट रिस्पांस किसे बोलते हैं। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप आपने ये फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स अचीव कर लिए होंगे। जैसा हमने स्टडी किया डिस्क्राइब यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म। सो हमने यहां पर स्टडी किया कि जेट ट्रांसफॉर्म बेसिकली बाइलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ता है। फिर हमने बेसिक डेफिनेशन देखी, एग्जांपल देखे कि यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड टू थ्योरम्स स्टडी किए, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। हमने ये देखा कि कैसे हम xn की इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज थ्योरम, एज वेल एज हमने ये भी देखा कि ये थ्योरम आपके कब वैलिड होंगे। नेक्स्ट हमने देखा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग जेट ट्रांसफॉर्म एंड एक्सप्लेन ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पांस एंड स्टडी स्टेट रिस्पांस। इनमें हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड इनिशियल कंडीशन वाली जो प्रॉपर्टी है, जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, उसका हम यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि कौन से रिस्पांस को हम ट्रांजिएंट रिस्पांस बोलते हैं और कौन से रिस्पांस को हम स्टडी स्टेट रिस्पांस बोलते हैं। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।